कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जस्टिस मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां पर कुछ ऐसी भयानक और डरावनी घटनाएं घटी जिससे पूरा का पूरा शहर जहन्नम से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहां पर ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं घटी, चलिए ये जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बारबी नाम के एक लड़के को दिखाने से, जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देखकर ये लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार में जंगल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नामी पुलिस वाले की कार से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। और तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। इनको बचाने के लिए बारबी अपनी कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिससे वो गाय से भरे खेत में चला जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। कुछ ही मिनटों बाद वहां पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है। तभी अचानक आसमान से एक चीज बारबी के सामने आकर जमीन पर गिरती है। फिर वहां पर खामोशी छा जाती है। बारबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज की वजह से दो टुकड़ों में कट चुकी है। वो डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी शार्प थी, जिसकी वजह से एक घर भी दो हिस्सों में कट गए थे। तभी वहां पर जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे ये पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी उस इनविजिबल दीवार को देखकर शौक में आ जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को ये खबर मिलती है कि उस टाउन की पूरी पावर सप्लाई कट गई है, जिससे फोन लाइंस बंद हो चुकी हैं और इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक के सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल दीवार से टकराकर तबाह हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम है, यानी गुम्बद है, जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हमें एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी असिस्टेंट डोडी को दिखाया जाता है, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फिल को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का, इसीलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम की दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख बारबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल वॉल को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी वक्त वहाँ पर शहर का एक काउंसिलमैन, उसका नाम बिंग जिम था, वो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ मजे ले रहा था। एंजी पेशे से नर्स थी और जो की बड़ी बहन भी थी। मजे लेने के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एंजी उससे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती, जिससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलीन, एलिस और उन दोनों की बेटी नोरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि डॉम ने उस टाउन को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका इस शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए अपने पास बुलाती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस वीक टेस्ट मिल में प्रोपीन से भरे 6 ट्रक को आते हुए देखा है, और उसके हिसाब से ये इतनी क्वांटिटी में प्रोपीन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक बात से कम नहीं। जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलीन, जो एलिस और नोरी के साथ इस टाउन की तरफ आ रही थी, ये अनाउंसमेंट सुन लेती हैं और उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए वो इस पर गौर नहीं करती और उनकी कार डोम से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक उस डोम से टकरा जाता है और बुरी तरह से क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वो फौरन अपनी कार की ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नोरी को दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में बात करती है। अब यहाँ से नोरी को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वहीं जूलिया और बारबी जख्मी हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। वहाँ से जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी भी काम नहीं करता था, पर वो हमेशा से जूलिया को झूठ बोलता आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बारबी और बेंजिम को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर
जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सिक्योरिटी द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चलता। पर कुछ घंटों बाद बिग जिम तुर्पीन के बारे में बात करने के लिए शरीफ के पास जाते हैं। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत पता था, पर वो दोनों इस बार खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बारबी को उस टाउन में एक दिन के लिए रुकना था, पर उसके पास ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसीलिए वो अपने कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसको एंजी से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। बारबी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी दौरान वहाँ पर जूलिया आ जाती है, जिस वजह से वो झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय ऐसे हालात के बारे में एक लड़के से बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नोरी ने बोला था। वहीं जॉय की बहन एंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है इस शहर को कवर किया इस डोम के बारे में। यहाँ पर एंजी से उसको ये भी पता चलता है कि पिक जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एंजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, इसीलिए उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक बारबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ सभी चीजों पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से ना टकरा जाए। तभी अचानक शेरिफ को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बारबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो कि एक डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है, पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और एक्सीडेंटली बारबी उसे गोली मार देता है। बारबी ये जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है और उसे इसकी सजा मिलेगी, और इसी से बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठ के बारबी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया से इस बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वो उसकी चेन को ढूंढकर उसे दे देगी, और तभी बारबी को याद आता है कि वो चेन उसी केबिन में गिर गया था जहाँ उसने उसके हस्बैंड को मारा था। दूसरी तरफ जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने पिछली रात दौरे पड़ने के वक्त उसकी मदद की थी। बेन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है, जो उसने रात को दौरा पड़ते वक्त बार बार बोला था, लेकिन जॉय को उस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वही रेडियो स्टेशन में डूडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट कर रही थी। वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वहाँ सोल्जर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल वॉल क्या चीज है। दूसरी तरफ पिक जिम रेस्टोरेंट में बैठा डिनर कर रहा होता है। तभी लिंडा वहाँ आकर उसे शेरिफ के मरने की खबर देती है, जिससे वो तुरंत बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। उधर एंजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जॉय वहाँ आता है, उसे पकड़कर चेन के जरिए बांध देता है। वहीं बिग जिम लिस्टर को वहाँ लेकर आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान था। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती, तब वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले पुरपीन की इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये पुरपीन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था, और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शेरिफ की मौत से ये कंफर्म हो चुका था कि वो इनकी मौजूदगी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है। तब वो वहाँ पर देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम उससे ये जवाब देता है कि वो यहाँ शेरिफ की वसीयत के पेपर ढूंढने आया था, लेकिन असल में वो वहाँ पर पेन की इंपोर्ट के बारे में जुड़े पेपर को ढूंढने आया था, जो उसे और लिस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो फौरन बाहर आकर लिस्टर को ये बताता है कि मुझे लगता है कि वो पेपर शेरिफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लिस्टर को तुरंत उसके घर भेज देता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर टूडी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वो लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े सैनिकों की बातें सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को यह पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में डोम वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं।
वहीं जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का क्या असर होता है, पर उन्हें ज्यादा कुछ समय नहीं आ रहा था जिससे वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वहीं जॉय देखता है कि ये डोम एक छलनी की तरह है। वो बेन को बताता है कि इस डोम में से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार हो सकता है। दूसरी तरफ बारबी अपनी चेन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के किसी कैबिन में जाता है। वहाँ उसे उसका चेन मिल जाता है, पर तभी जूनियर उसे वहाँ आता देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे। यहाँ पर बारबी को लगता है कि शायद उसने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वही हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुंचकर पुरपिन इम्पोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वो पेपर मिल जाते हैं, तभी वो उन्हें जला देता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर्स की आग घर के पर्दों पर लग जाती है, जिससे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती हैं और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्द ही वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिससे लोगों की जानें भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बारबी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर घुसकर उसे घसीटती हुई बाहर लेकर आ जाती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और भड़क जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहीं जाकर आग बुझती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग वहीं पर इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस डोम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डोम आग से जो धुआं निकला है उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। वो कहता है कि हम सभी इसी डोम के अंदर मरने वाले हैं। इतना कहता हुआ वो हवा में गोली चला देता है, जो कि डोम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जॉय और उसका दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहां पर नोरी जॉय के पास आकर उससे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जॉय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो कि उस टाउन का गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा पॉल को पुलिस स्टेशन लेकर आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे, जिन उन सबको यह समझाकर शांत करता है कि जरूरत पड़ने पर उन सब की मदद की जाएगी। जेल में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर जेल के अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे धक्का देकर उसे जेल में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एनजी के पास जाता है। एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा। इसीलिए वो उसे अपने बचपन की यादें बताते हुए कहती है कि जब वो दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे, और कहती है कि हो सकता है टॉम का टनल पर कोई असर ही ना हुआ हो तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर एंजी सोचती है कि अब वो उसके प्यार के जाल में फंस गया है तो शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेला ही उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। अगले ही दिन जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तब पॉल की जगह लिंडा को जेल में बंद देखता है। वो फौरन उसे जेल से बाहर निकालता है। उन्हें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा फौरन उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलीन नोरिन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मदर्स को बिना बताए जॉय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए टीम ज्वाइन करने को कहता है। वो बारबी को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वो लोग जंगल में जाते हैं। रास्ते में बारबी अपनी खूबियां दिखाता हुआ उनसे कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाता हुआ देखती है। वो उसे रोककर पूछती है कि वो बैग पैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर उसे कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि बस मैं यहीं पास में अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उस पर और भी बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करती हुई टनल तक पहुंच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नोरी दोनों नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसे अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नोरी कॉन्फिडेंटली बातचीत में भी हाजिर जवाब थी। अब बेन 2 और लड़कियों को अपने साथ लेकर उसके घर आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बेन का जनरेटर यूज करना था, जिसके लिए जॉय बेन को खुले दिल से इजाजत दे देता है, क्योंकि उस टाउन में जनरेटर एक बहुत काम की चीज थी और इस तरह उसका मिस यूज करना उसे ये सही नहीं लग रहा था। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को तलाश कर लेती है, पर उसी टाइम पॉल एक आदमी की टांग में गोली मार देता है।
दूसरा लड़का उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बारबी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डॉम ने टनल को भी कवर कर रखा है। वह दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां आकर उसे वार्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उस इनविजिबल वॉल को मुक्के मारने लगता है, जिससे जूलिया उसे रोकती है। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास्ट में की गई एक गलती की वजह से वो जर्नलिस्ट की इस बेकार सी नौकरी में फंस गई। उधर जॉय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर को यूज करने के लिए आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों को जनरेटर यूज करने के बदले पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जो कि उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। ये देखकर नोरी सब कुछ हैंडल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, तभी लाइट ही चली जाती है। नोरी इस बात से बहुत खुश होती है कि जॉय ने इस बहस में उसका साथ दिया। वहीं जंगल में बारबी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं, पर पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी, जिससे वह जिम को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा आकर उसे ही शूट कर देती है। दूसरी तरफ कैरोलीन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नोरी से मिलती है। वो नोरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर जॉय और नोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है और उसी वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एंजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। एंजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बारबी दिन भर की मसरूफियत के बाद अब वापस घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही उस पर शक करने लगी थी। और जब बारबी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। इस कहानी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, और आप हमें बताएं कि आपको ये कहानी यहाँ तक कैसी लगी, और आप हमें जल्दी से ये भी बताएं कि आप अगला पार्ट कब देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।